हाय, दिस इज निशान चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकल्प में। बेसिकली आज हम लेक्चर नंबर 5 फाउंडेशन कोर्स क्लास 12 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 तक की बात करें तो लेक्चर नंबर 4 में हमने कुलाम्स लॉ इन जनरल फॉर्म बात करी थी। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, उसमें हम कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या रहेगा हमारा? कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्या कंडीशन है, कैसे कैसे हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन एक एक चीज को देखते रहेंगे और फिर हम इसे आगे बढ़ते रहेंगे इसमें। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक ये है एक ये है, क्योंकि हमने पढ़ा क्या कि कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है? पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस के लिए, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? वैलिड होता है। दिस इज प्लस Q1 और दिस इज प्लस Q2। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है? इनके बीच का सेपरेशन कितना है? R है। R है क्या इनके बीच का सेपरेशन? नाउ ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फोर्स ऑन ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा आपका? F21 इस तरफ, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना हो जाएगा आपका? F12 इस तरफ। कुछ इस तरीके से कहानी आपकी एग्जिस्ट करने वाली है। इसमें अगर आगे बात करें तो जो आपके इनके पोजिशंस वेक्टर्स होंगे, तो एक डायरेक्शन ये हो गई किसकी? आपकी R12 कैप की, 1 से 2 की तरफ, और ये किसकी हो गई? आपकी R21 कैप की, इनके पोजिशन वेक्टर की। तो हमने क्या करा? 2 पॉइंट चार्जेस कंसिडर करे, एक वैक्यूम में है, ये आपके R डिस्टेंस पर है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा आपका? डिफरेंट चार्जेस पर आपका फोर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ अगर हमसे कहे कि F21 जनरल फॉर्म में क्या होता है, तो जनरली हम क्या पढ़ते थे? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसी तरीके से हमने पढ़ा है, लेकिन वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो आपको डायरेक्शन में इंडिकेट करनी पड़ेगी। तो ये मैग्नीट्यूड है केवल। देखिए F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस तरफ लग रहा है, और इसका डायरेक्शन किस तरफ है? ये रही R12 कैप। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? R12 कैप आ जाएगा। फिर से समझेंगे इस चीज को, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर, इंक्रीजिंग पोजीशन वेक्टर कौन सा है आपका? देखिए मैं इसे थोड़ा सा और ड्रॉ करता हूं अच्छे से। अगर मैं कहूं R से इस तरीके से 1 से 2 की तरफ जो पोजीशन वेक्टर होगा इंक्रीजिंग, क्योंकि कैप लग जाता है, दैट इज इंक्रीजिंग वेक्टर, तो क्या हो जाएगा? ये वाला, ये हो जाएगा कितना आपका? R12 कैप। और अगर मैं बात करता हूँ 2 से 1 की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा? इस तरफ ये हो जाएगा R21 कैप। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ जाते हैं इसमें। देखो ध्यान से, कंडीशन है कि हम देख रहे हैं कि F21 किस डायरेक्शन में है? R12 कैप की डायरेक्शन में। तो इसीलिए जब हमने F21 लिखा तो कितना हो गया? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और साथ साथ कितना? R12 कैप। जहां पर आपका R12 कैप जो होगा बेसिकली वो कितना होगा? R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12, दैट इज इक्वल टू R। और ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? ये हमने कैलकुलेट करा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, सिमिलरली अगर हमसे कोई कहे कि भाई आपने ये तो कैलकुलेट कर लिया, अब आप फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल के बताइए, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, पहले पर लगने वाला फोर्स किसके कारण? दूसरे वाले के कारण। कितना हो जाएगा? दैट इज F12 विच इज इक्वल टू किसके? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, नाउ 1 2, देखिए फोर्स ऑन 1 2 इस तरफ है, और इस तरफ कौन सा वेक्टर है? R21। तो यहां पर कितना आ जाएगा? R21 कैप आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहां पर आपका? R21 कैप। तो इस तरह से हम जनरली आपका कुलाम्ब्स लॉ को किस में लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। मेन थिंग इज दैट कि जिस डायरेक्शन में फोर्स हो, आपको पोजीशन का इंक्रीजिंग डायरेक्शन भी वही कंसीडर करनी है। ठीक है, जहां पर R21 कैप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका R21 वेक्टर और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21, दैट इज इक्वल टू R। ठीक है, ये क्या होते हैं? बेसिकली यूनिट वेक्टर होते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये किस डायरेक्शन में? 2 से 1 की डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन में? 1 से 2 की डायरेक्शन में। तो ये तो कहानी थी किसकी हमारी? जब हमने दो सिमिलर चार्जेस लिए, जब हमने के लिए दोनों सिमिलर चार्जेस लिए। अब हम बात करते हैं किसकी? अगर चार्जेस सिमिलर ना हो तो स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है। तो नोट में लिख देता हूं मैं इसे, क्या? फॉर अनलाइक चार्जेस, फॉर अनलाइक चार्जेस, दैट इज Q1 Q2 लेस देन 0 के लिए। किसके लिए? Q1 Q2 लेस देन 0 के लिए।
हम क्या देख सकते हैं, मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं ये प्लस Q1 है, ठीक है, प्लस Q1, और ये कितना है, माइनस Q2 है। ये प्लस Q1 है और ये कितना है, माइनस Q2 है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये F12 वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा, F21 वेक्टर। ठीक है, एक हो गया F12 वेक्टर, एक कितना हो गया, F21 वेक्टर हो गया। नाउ R की डायरेक्शन क्या है, आप देख सकते हैं ये कितनी है, R12 कैप, और R21 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी R21 कैप। अब हम जब इसके लिए डाटा लिखेंगे तो हम क्या देख सकते हैं, डायरेक्शन बेस पे ही काम करेंगे। देखिए अनलाइक चार्जेस है, F12 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द चार्जेस इज R स्क्वायर। अब देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, और डायरेक्शन भी किस तरफ है, इसी तरफ है, तो आप यहां पर क्या ले लेंगे, R12 कैप ले लेंगे। ठीक है, नाउ जब बात करेंगे 21 की, F21 की, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और साथ साथ देखिए 21 किस डायरेक्शन में लग रहा है, R21 कैप की डायरेक्शन, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, R21 कैप आ जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें, देखिए ध्यान से, सेकेंड नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो दोनों केसेस में, ये आपका फर्स्ट नोट था, अब बात करते हैं सेकेंड नोट की। तो दोनों केसेस में हम क्या नोटिस कर रहे हैं, इन बोथ द केसेस R21 कैप इज इक्वल टू माइनस R12 कैप, R21 कैप इज इक्वल टू किसके, माइनस ऑफ R12 कैप के। देयरफॉर F21 वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ F12 वेक्टर के। तो चूंकि मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम इसे बात करें, F21 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल रहेगा आपका, F12 के मैग्नीट्यूड के, क्योंकि दो चार्जेस है, दोनों में से एक जो दूसरे पे लगा रहा होगा वही फोर्स दूसरा पहले वाले पे लगा रहा होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए हमें क्या दिख रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। इक्वल एंड मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, जिसकी वजह से क्या साइन है, निगेटिव साइन है। तो मतलब कहने का ये हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, जो आपका कोलंबियन फोर्स है, कोलंबियन फोर्स ओबे क्या, किस चीज का फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसे फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो सेम सिचुएशन क्या हो गई, यहां पर भी आप देख सकते हैं, दो चार्जेस के बीच में जितना फोर्स एक दूसरे पे लगा रहा है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा पहले वाले पे लगाएगा। ठीक है, नाउ इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये दो कंडीशन हो गई, नाउ थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। द कंडीशन थर्ड क्या, आप देख सकते हैं ये एक दूसरे की तरफ अप्लाई हो रहे हैं, सेंट्रल फोर्स है, दैट इज दे आर सेंट्रल फोर्स। तो अगर कोई आपसे कहे कि जो आपका कोलंबियन फोर्स है वो किस टाइप का फोर्स है, तो वो कैसा फोर्स है आपका, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म कंडीशन हो गई। एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूं आपको, देखो जल्दी से करना क्या है, बेसिकली आपको पोजिशंस वेक्टर ड्रॉ करने हैं और साथ साथ आपने फोर्स की डायरेक्शन देखनी है। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन F21 इस तरफ थी, इस तरफ पोजिशन वेक्टर कौन सा जा रहा था, 1 से 2 का R12 कैप जा रहा था, तो आपने उसे अप्लाई कर ला। जब आपकी बात करेंगे हम किसकी, F12 की, तो कौन सा जा रहा है आपका, R21 जा रहा है, तो हमने उसे अप्लाई करा। आप जनरली मैग्नीट्यूड लिखिए, देन आफ्टर उसके बाद में क्या अप्लाई कर दीजिए, वहां पे डायरेक्शन शो कर दीजिए। ठीक है, ये इसकी कंडीशन हो गई। नाउ अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखते हैं, फिर फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम सेज दैट टू similarly equally charged identical metal sphere A एंड B, दो है मेटल स्फेयर, रिपेल ईच अदर। चूंकि आइडेंटिकल चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑब्वियसली रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर with a force of 2 into 10 raised to power minus 5 न्यूटन। कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, 2 into 10 power minus 5 न्यूटन से रिपेल कर रहे हैं। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड
स्फेयर सी, एक तीसरा आइडेंटिकल है स्फेयर लेकिन अनचार्ज है, सी इज टच्ड टू ए, then placed at the midpoint between A and B, A और B के मिड पॉइंट में रख दिया। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन सी, सी पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट है, आसान है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि दो मेटल स्फीयर है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक मेरे पास ये है, इक्वल साइज के हैं, तो ये मैंने ऑलमोस्ट इक्वल साइज के स्फीयर आपके दोनों ड्रॉ कर दिए। यहाँ पर एक ए है और एक क्या है आपका बी है, और आप क्वेश्चन में क्या गिवन है, चार्ज ऑन ए, आप क्या गिवन है, टू सिमिलर इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर, ठीक है। और थर्ड वाले को हमने रख दिया इक्वली चार्ज है, दैट इज क्यू ए किसके इक्वल है, क्यू बी के इक्वल है, ठीक है। नाउ ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी इज टच टू ए, एक अनचार्ज स्फीयर है सी, मान लेते हैं वो ये रहा आपका, उस सी को हमने किससे टच करा दिया, ए से टच करा दिया। तो मान लेते हैं अगर इस पे चार्ज कितना है, क्यू है, कितना चार्ज इस पे, क्यू है, तो हमने इसे टच कराया और जैसे ही हम टच कराएंगे ये आपका स्फीयर हो गया सी। तो हमने पढ़ा था टच कराकर सेपरेट करने पर चार्ज की प्रॉपर्टी थी क्या, कि प्रॉपर्टी कह लीजिए या फिर आपका मेथड्स ऑफ चार्ज इंड्यूस था, उसमें हमने पढ़ा था जब हम दो स्फीयर्स को टच कराते हैं और उन्हें सेपरेट करते हैं तो उन पे चार्ज इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स जब सिचुएशन ये एग्जिस्ट करेगी, ए इनके मिड में क्या रख दिया हमने, सी रखा, ये आपका सी हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका बी आ गया, ये आ गया आपका बी, ठीक है। आफ्टर टचिंग, और इनिशियल कंडीशन में क्या आता है, दो स्फीयर थे आपके, मैं अलग बना देता हूं यहाँ पर, ये एक ए है और एक क्या आपका बी है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई जब आपके सेपरेटेड रखे हुए हैं, ये सेकंड कंडीशन हो गई जब हमने क्या करा, सी को टच कराया, और ये थर्ड कंडीशन हो गई जब हमने सी को कहाँ रख दिया, इन दोनों के मिड में रख दिया। तो आपसे पूछा गया है कि नेट फोर्स ऑन सी कितना होगा, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इनिशियली अगर मैं कहूं इनके बीच का सेपरेशन कितना है, आर है, चार्ज दोनों बराबर है, आप ये एक सेकंड यहाँ पर बी है, यहाँ पर ये आपका कितना है, क्यू बी, ठीक है, ये क्या क्यू बी। आफ्टर टचिंग एंड सेपरेट, देन उस सिचुएशन में कितना हो जाएगा, क्यू ए कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू, और क्यू सी भी कितना हो जाएगा आपका, क्यू बाई टू, और जो आपका क्यू बी रहेगा वो कितना रहेगा आपका, क्यू ही रहने वाला है, क्यू बी कितना रहने वाला है आपका, क्यू रहने वाला है, उसमें किसी भी तरीके का चेंज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन को देखते हुए अब तो फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना आपको, बस वन बाय वन सेपरेशन ऑब्जर्व करना है। देखिए कैसे, अब सिचुएशन के डाटा के अकॉर्डिंग आपके पास क्या क्या कंडीशन हो गई, इस वाले स्फीयर पे चार्ज कितना है, क्यू बाई टू है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, आर बाई टू हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, आर बाई टू हो गई, इस वाले स्फीयर पे चार्ज कितना है, क्यू बाई टू है, और इस पर कितना है, क्यू है। आपको निकालना है नेट फोर्स ऑन सी, तो वो किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी के इक्वल होगा। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए की, ये वेक्टोरियली नहीं, ये सिंपली ऐड करा है, लेकिन जब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बेस पे बात करेंगे तो आप देख सकते हैं सी को ए इस तरफ रिपेल करेगा, तो ये हो गया किसी डायरेक्शन एफ सी ए की, सी को भी इस तरफ रिपेल करेगा तो किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, एफ सी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी की। अब हम जो इन दोनों में से बड़ा आएगा उसमें छोटे वाले को कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहले मैं इंडिविजुअली कैलकुलेशन कर लेता हूं, और इंडिविजुअली कैलकुलेशन में मैं क्या क्या कैलकुलेट करूंगा, एफ सी ए और एफ सी बी। सबसे पहला काम ये है, देखिए ध्यान से, एफ सी ए कितना हो जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सी पे चार्ज कितना है आपका, क्यू बाई टू, ए पे चार्ज कितना है, क्यू बाई टू, तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई क्या हो गया, आर बाई टू का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं एफ सी बी की, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए एक चार्ज क्यू है, एक है क्यू बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4, तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 टाइम्स ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेट फोर्स की, तो जब हम नेट फोर्स की बात करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं,
एफ सी वी इज ग्रेटर देन एफ सी ए, तो उस सिचुएशन में कितना हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म जब बात करेंगे तो देन एफ सी बी, एक हो गई एफ सी ए की वैल्यू और देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एक तरफ क्या हो गया, एफ सी बी हो गया इस तरफ, ठीक है। दोनों की वैल्यू रखी, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। सी ए और सी बी में कॉमन क्या देख रहे हैं आप, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ कितना, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इसमें क्या बचेगा आपका, यहाँ तो बचेगा केवल 1 और यहाँ क्या बचेगा -2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आ गया कितना, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब अगर किसी क्वेश्चन में क्यू और आर की वैल्यू गिवन है तो आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो बी से सी की तरफ है, किस तरफ है, बी से सी की तरफ है, ठीक है। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी टू सी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेसिक जो भी डाटा गिवन होगा उसको पुट करो और यहाँ पर आंसर निकाल लो। अगर कोई कहे मैग्नीट्यूड वाइज, तो आप इसका मैग्नीट्यूड वाइज आंसर कितना लिखेंगे, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, ज्यादा भारी नहीं है, प्रॉब्लम नंबर आई थिंक सेकंड और थर्ड जो भी हुई, देखिए ध्यान से, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, अब उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन इज दैट ए चार्ज क्यू, a charge capital Q is to be divided into on, या ऐसे के लिए on two objects, किस में डिवाइड कर दिया, दो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया। what should be the values of the charges, what should be the values of the charges on the two objects so that force between the objects can be maximum, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो जो गिवन है उसके बेस पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन सेज दैट कि आपके पास चार्ज है कैपिटल क्यू, कितना चार्ज है आपके पास, कैपिटल क्यू, डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ द चार्ज ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स विल बी मैक्सिमम। हमने बोल दिया कि जब डिवाइड करा तो पहले पे Q1 आ गया और दूसरे पे कितना आ गया, Q2 आ गया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि मैक्सिमम कंडीशन में जब आपका क्या कहते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। तो वो जो मैक्सिमम होगा तो वो कब होगा, हमें ये फाइंड करना है, उनके लिए चार्जेस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, देखो ध्यान से, हमसे कहा गया एक चार्ज अगर मैंने मान लिया क्यू कितना है आपका, एक सेकेंड, क्यू को मैंने बोल दिया कितना है, कैपिटल क्यू है, ठीक है। एक सेकेंड, इसे रेस कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए एक हो गया Q1 चार्ज और एक कितना हो गया आपका Q2। लेट Q1 इक्वल टू स्मॉल q, देन रिमेनिंग चार्ज इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q है, हमने माना एक ऑब्जेक्ट पर चार्ज कितना है, स्मॉल q है, तो बचे हुए ऑब्जेक्ट पे कितना हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q हो जाएगा। देन द फोर्स बिटवीन द बोथ द चार्जेस इज, इनके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं कितना है आपका, r है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q और डिवाइडेड बाय कितना, r स्क्वायर। अब क्वेश्चन की लाइन गिवन है, फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैक्सिमम, आपको उस सिचुएशन में बात करनी है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। दैट मींस dF अपॉन dQ शुड बी 0 व्हेन द फोर्स बिटवीन द बोथ द चार्जेस इज मैक्सिमम। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, दैट इज d अपॉन dQ, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना हो जाएगा, Q टाइम्स ऑफ Q माइनस Q स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या, जो कॉन्स्टेंट्स है वो डिफरेंशिएशन से कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं इसे, देखिए ध्यान से, कितना हो जाएगा ये, तो आपका क्या क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट था, इससे बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा केवल d अपॉन dQ।
एक बार किस पे अप्लाई होगा, Q इंटू क्यू पर, और एक बार किस पे अप्लाई होगा ये ऑपरेटर आपका, डी अपॉन डी क्यू, किस पर, क्यू स्क्वायर पर। ये किसके इक्वल हो गया आपका, 0 के इक्वल हो गया। नाउ इसे और सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, 1/4πr² सब 0 में पहुंचा दीजिए, क्यू का क्यू के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ क्यू, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, स्मॉल क्यू की। स्मॉल की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल क्यू बाई 2। यहाँ से हमें क्या पता चला, तो Q1 कितना हो गया आपका, क्यू बाई 2। Q1 कितना हो गया आपका, Q1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, क्यू बाई 2। और जो Q2 है वो भी कितना हो गया आपका, वो कितना था, Q माइनस Q1, दैट इज स्मॉल क्यू। तो वो कितना आ गया आपका, ये भी कितना आ गया, क्यू बाई 2। तो हमें ये पता चला कि आर सेपरेशन पर अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों चार्जेस क्या हो, इक्वल हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, आपके दोनों चार्जेस क्या हो, आपके इक्वल हो। तो उस सिचुएशन में क्या कर जाएगा, आपका मैक्सिमम फोर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, चलिए अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। द क्वेश्चन सेज दैट, प्रॉब्लम नंबर 3, क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम। कितना है, 7 माइक्रोकूलम। दे रिपेल each other with a force of 1 Newton when kept 30 centimeter apart in free space. Calculate the value of each charge. हर चार्ज की क्या निकालनी है आपको, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन, पहले जो डाटा गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, दैट इज Q1 प्लस Q2। कितना गिवन है आपको, 7 माइक्रोकूलम। दे रिपेल विद फोर्स ऑफ F, कितना गिवन है आपको, 1 न्यूटन, और इनके बीच का सेपरेशन कितना गिवन है आपको, 30 सेंटीमीटर, दैट इज 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, आपसे बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। तो आप हम जानते हैं क्या कि F इक्वल टू कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना ही होता है फोर्स। तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 को एज इट इज रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर मतलब कितना, 30 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये तो फोर्स कितना है, 1 न्यूटन है। इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। जब इसे हम और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, 9 इंटू 10⁻9, एक ब्रैकेट में आ गया, डिवाइड बाई, देखिए 30 का 0 इधर शिफ्ट कर दो, 10⁻1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁻, के कितना हो जाएगा आपको, देखिए 2, कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, और इधर क्या आ गया, Q1 इंटू Q2। इसे सॉल्व कर लीजिए, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, -2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 पावर आपका कितना, 2 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10⁻11। तो यहाँ से कितना हो सकता है, देखिए यहाँ से, क्योंकि आपका Q1 Q2 इक्वल कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये 10 पावर, यहीं से नीचे ले आइए, 10⁻11, इस तरफ जाके 10⁻11। ठीक है, इतना आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमारे पास क्या क्या गिवन हो गया, Q1 प्लस Q2 पता चल गया, हमें Q1 इंटू Q2 पता चल गया। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या, A प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4AB। ठीक है, या फिर इसे थोड़ा सा और करेक्ट करके लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, जो आपको देखो A प्लस बी तो आपको पता है, आपको निकालना है A माइनस बी, दैट इज A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4AB के। देखिए ध्यान से, इसे मैं ओपन करता हूं तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB और माइनस 4AB। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। आप देख सकते हैं, इसकी हेल्प से हमने ये फॉर्मूला सीधे सीधे कर दिया। तो आपको इसे नहीं लिखना है अभी केवल इतना काम करना है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, नाउ अभी क्या करना है, A को मान लो Q1, इसे मान लो Q2।
तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, दैट इज 7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 6 का होल स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया है देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 7 7 49 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा माइनस के 12। ठीक है, और माइनस 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 11। इसे और सॉल्व कर लेता हूं मैं, कितना हो जाएगा 4.9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 11 और माइनस 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11। फर्दर सॉल्व करते हैं देखिए ध्यान से, तो जब मैं इसे और सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 10 रेज टू पावर माइनस 11 कॉमन आ गया, 4.9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0.9 इन 10 पावर माइनस के 11। इसे मॉडिफाइड कर देता हूँ कितना 9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 12। ठीक है, इधर क्या है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, जब ये होल स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बनाएगा, दैट इज Q1 माइनस Q2 किसके इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 6 के। ठीक है, आपके पास Q1 प्लस Q2 कितना था 7 माइक्रोकूलम, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए ध्यान से। नाउ वी नो दैट व्हाट वी नो दैट is Q1 plus Q2 equal to 7 माइक्रोकूलम, Q1 minus Q2 equal to 3 माइक्रोकूलम। ऑन एडिंग बोथ द इक्वेशन Q2 Q2 कैंसिल ईच अदर, तो ये कितना हो जाएगा 2Q1 इक्वल 7 और 3 10 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स Q1 इक्वल टू 10 टू 10 जा कट करेंगे इसे 2 5 जा 10, दैट इज 5 माइक्रोकूलम। Q1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो तो Q2 कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा कितना Q2 इक्वल 7 माइनस 5 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 2 माइक्रोकूलम। तो ये इस तरीके से हमने क्या करा, इंडिविजुअल चार्जेस को हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये जनरल कंडीशन हुई। नाउ अब हम बात करते हैं कि हम जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पढ़ना है, हम क्या पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम क्या पढ़ना है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में हम क्या पढ़ते हैं, Fg इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम दो चीजों की बात करेंगे, हम इन दोनों फोर्सेस में सिमिलरिटी देखेंगे और जो इनमें डिसिमिलरिटी वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी, सिमिलरिटीज की। देखिए किसकी बात करते हैं पहले, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नाउ सिमिलरिटी नंबर 1, आप क्या देख रहे हैं, बोथ फोर्सेस ओबे, क्या ओबे कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसे वो फॉलो कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इसे फॉलो कर रहे हैं। नंबर 2, बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस और चार्जेस। ग्रेविटेशनल के केस में क्या ले लेते हैं, मास ले लेते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में क्या ले लेते हैं, हम चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, नंबर 3, बोथ आर सेंट्रल फोर्स। तो ये हमने आपके कूलम्ब्स लॉ का भी बताया था, ग्रेविटेशनल लॉ अभी हम बेसिकली चैप्टर 8 में पढ़ेंगे डिटेल में। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होता है आपका, सेंट्रल फोर्स होता है। बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, नंबर 4, बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर, क्या कह सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, दैट इज वो इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिफाइन करते हैं, पाथ से क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज, जो दोनों फोर्सेस हैं बोथ आर ऑपरेट इन वैक्यूम आल्सो। तो दोनों के दोनों फोर्सेस आपके कहां एग्जिस्ट कर सकते हैं, वैक्यूम में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या सिमिलरिटी हो गई ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में, दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, दोनों के दोनों प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटेशनल केस है तो मास के, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का केस है चार्ज के। और मास और चार्ज का कंपैरिजन हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। दोनों के दोनों सेंट्रल फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, और वैक्यूम में आपके एग्जिस्ट करते हैं, ऑपरेट होते हैं। ये तो हो गई क्या, सिमिलरिटी। अब बात करते हैं इनकी डिसिमिलरिटी। द फर्स्ट वन इज, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Fg इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा रहता है, अट्रैक्टिव रहता है।
बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Fe, ये आपका अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंट डिसिमिलरिटी आ गई। नंबर 2, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Fg does not depend किस पर? ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, बट जो आपका क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिपेंड करता है। तो आपने देखा था क्या, 1/4πε0 k की वैल्यू वैक्यूम होगा तो 1, एयर होगा तो 1.00054 और आपका वाटर होगा तो कितनी लेते थे हम, 80 लेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, डिपेंड करता है। नंबर 3, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपका बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्गर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो ये 3 क्या हो गई, डिसिमिलरिटी होगी। कुछ नोट पॉइंट्स हैं इनके रिगार्डिंग ही। पहला नोट पॉइंट क्या है, जो रेशियो होता है Fe और Fg का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होता है, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए। दैट मीन्स जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया होगा, एक प्रोटॉन का। जब आपने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का मास लिया होगा, एक प्रोटॉन का मास लिया होगा। तो वो जो रेशियो होता है वो होता है आपका 2.27 इंटू 10⁻³ के इक्वल। सिमिलरली ये हो तो कोई फर्स्ट कंडीशन। अगर हमसे कोई कहे कि दोनों के दोनों प्रोटॉन्स हैं, दैट इज फॉर 2 प्रोटॉन्स, तो उस सिचुएशन में जो होगा आपका, ये जो मैग्नीट्यूड वाइज रेशियो होगा Fe डिवाइड बाई Fg, वो हो जाएगा आपका 1.24 इंटू 10⁻36। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया आपका, दोनों केस में आपने क्या देख लिया, रेशियो देख लिया मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो ये जनरल कंडीशंस हुई जहां पर हमने क्या देखा, रेशियो देखा। अच्छा एक बार मैं बता देता हूं आपको, रिमाइंड करा देता हूं चीजें, आप देख सकते हैं। ये हमने बेसिक हर टाइप के न्यूमेरिकल डिस्कस करें। ठीक है, अच्छा ये वाला जो न्यूमेरिकल था, इसमें एक चीज देखिए, इसमें इनिशियली बोल रखा है कि दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन है। दैट मीन्स F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। अच्छा फर्स्ट कंडीशन तो ये थी, और इसमें अगर फॉर्मूला बेस लिखूं तो कितनी हो जाएगी, k² तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने k² फाइनली निकाला, देख सकते हैं आप 1/4πε0 q² दैट मीन्स विच इज इक्वल टू k, लिख सकते हैं 1/4πε0 को q²/r²। तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बिना चार्ज और r की वैल्यू फाइंड करें, कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। और किसकी तरफ लग रहा है ये, अलोंग BC आपका ये फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमने बेसिक सारे कंसेप्ट्स आपने डिस्कस करे, जिसमें हमने क्या क्या देखा, हमने बेसिक न्यूमेरिकल देखे टाइप्स टू टाइप, देन फिर हमने किसकी बात करी, ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब भी मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन पूछी जाए तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या करना है, 0 करके वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। हमने चार्जेस वाला क्वेश्चन करा डिफरेंट वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या देखी, कंपैरिजन देखी। अब बेसिकली हमने क्या पढ़ा स्टार्टिंग में लेक्चर के, आपका वेक्टर्स लॉ किसकी, कूलम्ब्स फोर्स की। ठीक है, तो इस तरह से आपका लेक्चर फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।